Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning and the subject is criminal law and the topic is murder. पिछले सेशंस में हमने कल्पेबल होमिसाइड के बारे में डिस्कस किया था, तो अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी मर्डर. सो मर्डर क्या है? मर्डर सेक्शन 300 में आपका डिफाइन किया गया है. तो इसमें किसी पर्सन की आप डेथ कॉज कर रहे हो, जबकि यू आर कॉजिंग द डेथ ऑफ सम पर्सन, और वो क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए डेथ को कॉज करने के लिए. इज इट क्लियर? सो ये आपका मर्डर है. तो अब ये मर्डर के मैं आपको बता दूं कि देयर मस्ट बी डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि कल्पेबल होमिसाइड में भी वही था. डेथ है दैट मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय अक्यूज्ड बाय डूइंग एन एक्ट. सो डेथ मस्ट हैव टेकन प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस. वो क्या, इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है. इंटेंशन, अक्यूज की इंटेंशन है कि इंजरी कॉज करनी है जो कि डिसीज्ड की बॉडी पे फाउंड हुई थी, और इंजरी वो इस तरह की है जिससे कि डेथ भी कॉज हो सकती थी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन आपका मर्डर में मस्ट है. इंटेंशन जो बहुत ज़रूरी है. फिर है नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है. तो ये क्या है यहाँ पे, इंजरी अपीयर्स इटसेल्फ, चाहे वो सीरियस नहीं है, डेंजरस नहीं है, बट इन व्यू ऑफ नॉलेज ऑफ सर्टन फैक्ट्स रिगार्डिंग दी हेल्थ ऑफ डिज़ायर. आपको पता है कि डिसीज़ के ये यहाँ पे वो है कि उसके कुछ वो जो जिसकी आपने डेथ कॉज की है उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और आपको इतना होने के बाद देन ऑल्सो आप उसको मार रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो देयर मस्ट बी इंटेंशन, देयर मस्ट बी नॉलेज. और ये मोस्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि इंटेंशन ऑफ causing such body injury as is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. ये आपका मर्डर था. इज इट क्लियर? सो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर इज़ मर्डर. कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब बनता है? इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. इज इट क्लियर? Culpable homicide is murder if the act by which death is caused is done with the intention of causing death. अब यहाँ पे देखो, दोबारा से मैं कह रही हूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ वो आप प्रिंसिपल को भी पॉइंट वाइज ब्रेक करिए. जैसे फर्स्ट कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, सेकेंड क्या जा एक्ट, थर्ड बाय विच डेथ इज कॉज्ड, देन फोर्थ इंटेंशन. इज इट क्लियर? तो फैक्ट्स को भी ऐसे ही आप पॉइंट वाइज ब्रेक करिए. तो अगर ज़्यादा लंबा फैक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए. सो फैक्ट्स क्या है, यहाँ पे ए ने जेड को शूट किया, और उसके इंटेंशन किस वजह से उसने जेड को शूट किया, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम. सो जेड की डेथ होगी इन कॉन्सिक्वेंसेज. जो ए ने एक्ट किया था, एक्ट क्या किया, यहाँ पे शूट किया ए ने, ठीक है, एक्ट शूट किया है. सो उससे उसकी डेथ हो गई है एंड ए इज़ ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. नाउ क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर और नॉट. तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर एज ही हैज़ डन द एक्ट विद द इंटेंशन एंड नॉलेज टू किल जेड. ठीक है, इंटेंशन भी थी और नॉलेज भी थी कि गोली मारने से उसकी डेथ हो जाएगी. सेकेंड, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर एज जेड डिड नॉट डाई ऑन दी स्पॉट. तो ये तो आंसर ही नहीं है, यहाँ पे तो हमें कुछ दिया ही नहीं है कि उसकी कब डेथ हुई है. नन ऑफ द अबव ये भी नहीं है. सो आंसर इज़ योर फर्स्ट, क्योंकि ए ने जेड को शूट ही इसीलिए किया था, इंटेंशन थी उसको मारने की, ठीक है, तो उस वजह से ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये आपके दो टॉपिक है सेक्शन 339 और सेक्शन 340 में. तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 339. यहाँ पे आपको क्या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का है, किसी पर्सन को भी आप रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो कि इस लिमिट से बाहर नहीं जाओगे. इसे क्लियर? वो तो हो गया आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. जैसे मैंने चार दीवारी में किसी को बंद कर लिया है कि बाहर नहीं जाना, दैट इज़ अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है, आपकी किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर रास्ते से जाने के लिए नहीं दे रहे हो, बाकी आप उसके लिए खुले दूसरे रास्ते से जा सकते हो, दैट इज़ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. इज इट क्लियर? एक कन्फाइन करना है चार दीवारी में, और एक रिस्ट्रेंट है कि यहाँ से नहीं जा सकते आप. इज इट क्लियर? तो दैट इज़ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. नाउ सी प्रिंसिपल क्या है, हुएवर परमिट्स एनी पर्सन
from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to have wrongfully confined the person. Basically wrongfully confine कर लिया है. तो यहाँ पे wrongful confinement आपको दिया है. फैक्ट्स क्या है? ए प्लेसेस मैन विद AK-47 एट द आउटलेट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टेल दैम दैट दे विल फायर एट बी इफ़ ही अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ए लाइबल होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए या नहीं. सो सी दी ऑप्शंस. A cannot be said to have wrongfully confined B as B can freely move inside the house. A has wrongfully restrained B in as much as he is prevented from proceeding beyond the building. थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दी अबव. अब यहाँ पे देखो कि ए है, ए ने आर्मी के आर्म्ड मैन वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगा दी है एट द आउटलेट ऑफ बीज बिल्डिंग विद इंस्ट्रक्शन टू देम टू शूट एट बी इफ़ बी अटेम्प्टेड टू लीव द बिल्डिंग. तो यहाँ पे ए ने बी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया. तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी ऑप्शन. यहाँ से बी ज़्यादा बेटर है. ए हैज़ रॉन्गफुली रिस्ट्रेंड बी एज मच एज ही इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड द बिल्डिंग. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द किडनैपिंग. किडनैपिंग सेक्शन 359 में डिफाइन है. किडनैपिंग क्या है? किडनैपिंग दो तरह की होती है, आउट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. इज इट क्लियर? सो इफ़ एन प्रिंसिपल देखो यहाँ क्या है. इफ़ एनी पर्सन एंटाइसेस और एल्यूर्स एनी माइनर आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ सच माइनर विदाउट द कंसेंट ऑफ सच लॉफुल गार्डियन इज सेड टू हैव किडनैप्ड सच माइनर. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई किसी माइनर को लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से लेके जा रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ सच लॉफुल गार्डियन इज सेड टू हैव किडनैप्ड सच माइनर. फैक्ट्स क्या? ए promises to give B a minor a gold watch if he comes to another city. B goes to such other city for receiving the watch. Is it clear? ए ने प्रॉमिस किया था बी जो माइनर है कि वो उसको गोल्ड वॉच देंगे अगर वो उनके साथ दूसरी सिटी में जाएगा. तो बी उस गोल्ड वॉच के लालच में दूसरी सिटी चला जाता है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ए ने बी को किडनैप किया है या नहीं किया. सो सी दी ऑप्शंस. ए इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस. सेकेंड ऑप्शन क्या है? ए सेड टू हैव किडनैप्ड बी एंड बी वेंट टू द अदर सिटी बिकॉज ऑफ द एल्यूरमेंट ऑफ ए. ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ बी बिकॉज बी केम टू द सिटी ऑन हिज ओन. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किडनैप ही किया गया है क्योंकि उसके लॉ गार्डियन से परमिशन नहीं ली गई है. उसको बोला गया है कि तुम्हें मैं गोल्ड की वॉच दूंगा इसीलिए तुम यहाँ पे आओ. तो आंसर क्या है? ए इज सेड टू हैव किडनैप्ड बी एज बी वेंट टू अदर सिटी बिकॉज ऑफ द एल्योरमेंट ऑफ ए. इज इट क्लियर? सो आंसर क्या है कि ए ने बी को माइनर को एल्योर किया था कि अपने लॉफुल गार्डियन की कस्टडी को छोड़ के वो उसके साथ आ जाए. सो ए इज़ लाइबल फॉर किडनैपिंग. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रेप दैट इज सेक्शन 375. रेप क्या है? नाउ सी द प्रिंसिपल. अ मैन इज said to commit rape when he has sexual intercourse with a woman without her will or consent obtained by fraud or she is under 16 years of age. ठीक है, एक पर्सन को कहा जाता है कि उसने रेप कमिट किया है जब वो किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उनकी विल के अगेंस्ट, उनकी कॉन्सेंट के बिन, और कॉन्सेंट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और शी इज़ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज. सो यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं कि विकास he has a sexual intercourse with a 15-year-old girl with her consent. अब यहाँ पे देखो, हमने जो यहाँ पे पढ़ा है और प्रिंसिपल में पढ़ा है कि वुमेन के साथ अगर कोई रेप कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसकी कंसेंट के बिना या उसकी विल के बिना, तो वो क्या है, कंसेंट या फिर फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है. अगर वो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है तो वो क्या होगा, रेप. तो यहाँ पे विकास ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है विद 15 ईयर्स ऑफ एज. किस गर्ल के साथ? जो 15 साल की लड़की है. इज इट क्लियर? सो यहाँ और उसके कॉन्सेंट के साथ. नाउ विकास इज ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप. क्या है? प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था? विदाउट कॉन्सेंट. तो यहाँ पे कॉन्सेंट के साथ किया. नाउ वेदर विकास इज गिल्टी और नॉट. सो ऑप्शंस देखो. विकास इज नॉट गिल्टी एज देयर वॉज consent from the girl. Second, Vikas is guilty of rape because due to age factor her consent was not valid. For defense for him, none of the above.
तो यहाँ पे अब है जो विकास है, ही इज़ गिल्टी ऑफ रेप, क्योंकि जो लड़की है वो 16 साल के नीचे है, 16 साल से कम है, इसकी कॉन्सेंट रेलेवेंट नहीं है। इज इट क्लियर? इट इज़ गर्ल क्या अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक थेफ्ट का। नाउ जो थेफ्ट है, थेफ्ट सेक्शन 378 में डिफाइन है, 379 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट ऑफेंस अंडर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये क्रिमिनल लॉ ने स्टार्ट किया था कि जो आईपीसी के अंडर कुछ ऑफेंसेस हैं डिवाइड क्लासीफाई किए गए हैं, तो ये जो थेफ्ट है ये सबसे पहला ऑफेंस है अंडर द टॉपिक ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है, थेफ्ट क्या है, सबको पता है कि चोरी होता है, बट द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे अब लॉ के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता लगेगा कि ये अगर कहीं पे चोरी हुई है थेफ्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन। अब मैंने यहाँ पे वर्ड पोजेशन यूज़ किया, ओनरशिप नहीं यूज़ किया। किसकी पोजेशन से आप ले रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है थेफ्ट के ऑफेंस में, नॉट दी ओनरशिप। इज इट क्लियर? इट मस्ट बी इन दी पोजेशन ऑफ समबडी एल्स, और उसकी कॉन्सेंट के बगैर आप वहाँ से प्रॉपर्टी ले रहे हो, दैट इज़ अ थेफ्ट। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी और की पोजेशन में उसकी कंसेंट्स के बगैर आप वहाँ से प्रॉपर्टी ले रहे हो, दैट विल बी अ थेफ्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो क्या वो चोरी नहीं होगा, देन व्हाट विल बी द ऑफेंस? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ही आपने प्रॉपर्टी को वहाँ से मूव कर दिया है तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कोई ट्री है, ट्री को वहाँ से उखाड़ दिया आपने एज सुन एज, और किस पर्पज से, उसको ले जाने के लिए, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पर्सन इन हुज पोजेशन इट इज़, जैसे आपने उखाड़ दिया, इट मीन्स वो क्या है, यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इज इट क्लियर? नाउ सी द फैक्ट्स। ए गिव्स द वुडन कोट टू ड्राई क्लीनर अलॉन्ग विद हिज वाइफ्स साड़ी फॉर द पर्पज ऑफ ड्राई क्लीनिंग। इज इट क्लियर? ही इज़ टोल्ड टू कलेक्ट द क्लोथ्स आफ्टर 2 days। जब वो 2 दिन के बाद आता है, उसने क्या देखा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ड्राई क्लीनर को दे सके। सो ड्यू टू विंटर्स उसको कोट बहुत ज़रूरी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कोट लेने के लिए अपने गुड्स वहाँ पे रख दिए, सो दैट ही कैन क्वाइटली टेक इट विदाउट द नॉलेज ऑफ द ड्राई क्लीनर। गुड्स के पास अपने गुड्स के पास उन्होंने कोट रख दिया ताकि वो क्वाइटली वहाँ से अपने कोट भी उठा सके अपने सामान के साथ, विदाउट द नॉलेज ऑफ द ड्राई क्लीनर। अब यहाँ पे देखो, कोट उसका है, कपड़े उसके हैं, उसकी वाइफ की साड़ी है, उसका खुद का कोट है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसकी नॉलेज के बगैर, ड्राई क्लीनर की नॉलेज के बगैर उसने वहाँ से कोट उठा लिया, तो वेदर ही विल बी लाइबल फॉर थेफ्ट और नॉट। तो ऑप्शंस देखो, ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट हैज़ टू पे कंपनसेशन टू द ड्राई क्लीनर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि चाहे मैंने आपको पहले ही बोला था कि थेफ्ट पे ओनरशिप मैटर नहीं कर रही, पोजेशन मैटर कर रही है, सो ए इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट। इज़ इट क्लियर? और यहाँ पे उन्होंने डिसऑनेस्ट, दूसरी बात है कि पोजेशन में भी ड्राई क्लीनर भी पोजेशन में था, और मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, और इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे इंटेंशन भी एक ही डिसऑनेस्ट है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी नॉलेज के बगैर वो वहाँ से गुड लेना चाह रहा है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका एक्सटॉर्शन, दैट इज़ सेक्शन 383। अब 383 इसमें क्या है, देखो एक्सटॉर्शन में जब आप किसी पर्सन को डरा रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा, नहीं तो ये पेपर साइन करो, ये प्रॉपर्टी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको मेरे को डिलीवर करो, ठीक है, अगर तुमने नहीं डिलीवर कर रहे, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाऊंगा, तो यार तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, वॉट एवर, इस तरह से आप डरा रहे हो, वो एक्सटॉर्शन है। इवन अगर आप उसको एक ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए कह रहे हो, वो भी एक्सटॉर्शन है। इज इट क्लियर? सो प्रिंसिपल देखो, whoever intentionally puts any person in fear of physical or mental injury and thereby induces the person so put in fear to deliver any property to any person commits extortion. Facts क्या हैं?
फैक्ट्स क्या है देखो, ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ कॉजिंग डेथ इंड्यूसेस जेड टू डिलीवर हिज रोलेक्स वॉच टू बी। ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ कॉजिंग डेथ, जेड को वो डरा रहे कि तुम्हें मैं मार दूंगा अगर तुमने मेरे को अपनी रोलेक्स वॉच नहीं डिलीवर की है। सो प्रेजेंट केस में वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ extortion or not. First option, A is not guilty of extortion in as much as the watch was not delivered to him but was delivered to B. देखो अब यहाँ पे क्या है, इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे तो पहले ये आपका जो रीज़न ही गलत है। यहाँ पे तो सिर्फ क्या है सॉरी कि ए एक्सटॉर्शन के लिए नहीं है, गिल्टी नहीं है। क्यों नहीं गिल्टी है? वो गिल्टी है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे उसको डराया गया है, जेड को डराया गया है कि वॉच किसको डिलीवर करनी है, बी को डिलीवर करनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी किसी को भी आप डरा सकते हो, जिससे आपको गुड्स लेने हैं या उसके किसी और पर्सन को, उसके रिलेटेड आप किसी को भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारे, जिसमें मैंने बोला था मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा अगर नहीं तो मुझे ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, जेड को कहा कि वो बी को रोलेक्स वॉच डिलीवर कर दे, अगर नहीं करेगा तो वो जेड को मार देगा। इज इट क्लियर? तो ये भी एक्सटॉर्शन है कि डिलीवर किसी और को करना है और डरा कोई और रहा है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट इज़ नॉट द ऑप्शन। सेकंड क्या है, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए इज़ गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन बिकॉज द वॉच डिलीवर टू बी ओनली बिकॉज ए पुट जेड इन फियर ऑफ डेथ। इज इट क्लियर? तो डिलीवरी प्रॉपर्टी की किसी भी पर्सन को हो सकती है एंड दैट डिलीवरी इज़ आउट ऑफ फियर इज़ एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन में इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, इम्पॉर्टेंट बात एक्सटॉर्शन में यही है कि जो डिलीवरी है प्रॉपर्टी की वो किसी भी पर्सन को हो सकती है बट दैट डिलीवरी शुड बी आउट ऑफ फियर, वो एक्सटॉर्शन होगा। इज इट क्लियर? दिस इज एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट इज रॉबरी, दैट इज अंडर सेक्शन 394। नाउ रॉबरी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रॉबरी? ये आई सपोज सबको पता होगा कि रॉबरी क्या है। नाउ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन आपने रीड कर लिया है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन क्या है। सो इवन थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन अमाउंट्स टू रॉबरी। इज इट क्लियर? थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दे बोथ अमाउंट टू रॉबरी। नाउ थेफ्ट क्या, अगर थेफ्ट कब रॉबरी होगा, जब ऑफेंडर जो थेफ्ट कमिट कर रहा है वो वॉलेंटली किसी पर्सन को इंस्टेंट डेथ कर रहा है या इंस्टेंट हर्ट। ऐसे एक्सटॉर्शन अमाउंट्स टू रॉबरी, अगर जो पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है वो वॉलेंटली इंस्टेंट हर्ट और डेथ कॉज कर रहा है। इज इट क्लियर? सो यही प्रिंसिपल है, थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी इफ द ऑफेंडर फॉर कमिटिंग द थेफ्ट वॉलेंटली कॉजेज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट। सो फैक्ट्स क्या, ए पुशेज बी ऑन हिज फेस एंड देयर आफ्टर रिमूव्स बी वॉच एंड वॉलेट। तो क्या ए इज़ गिल्टी ऑफ रॉबरी और नॉट? देखो, ए इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग रॉबरी एज ए इन्फेक्टेड इंजरीज ऑन बी फॉर कमिटिंग थेफ्ट। इज इट क्लियर? तो ये आंसर है, फर्स्ट इज़ द आंसर। सेकंड क्या है, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, नहीं, उसने उसको धक्का दिया, उसकी इंजरीज की हैं और वॉच ले ली है, तो वो क्या है, he is guilty of committing robbery. A third, A is guilty of theft, simpliciter not for robbery. नहीं, यहीं पे instant hurt है तो इस वजह से he is guilty of robbery, और सिर्फ theft के लिए नहीं होगा, he is robbery by theft. Is it clear guys? नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है that is regarding misappropriation. Now misappropriation. So misappropriation क्या है? What do you mean by the term misappropriation? That is कि misappropriate करना. You have misappropriated something for your own use. That is misappropriation. तो criminal misappropriation आपको कहाँ पे define किया गया है? Criminal misappropriation that is given under section 403. Is it clear? So as such misappropriation जो term है आपकी कहीं पे भी define नहीं की गई है। इज इट क्लियर? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए कि जब आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो या इवन आफ्टर आपके पास प्रॉपर्टी आई है, इज इट क्लियर, प्रॉपर्टी है उसको आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो। सो देयर इन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन देयर मस्ट बी
misappropriation or you can say conversion of the property by accused to his own use। और जो प्रॉपर्टी है, नोट डाउन प्लीज़ कि मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। मिसअप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन जो प्रॉपर्टी की हो रहा है मस्ट बी विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इज इट क्लियर? सो फाइंडर ऑफ गुड्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और नॉट। क्या जो गुड्स का, अगर किसी पर्सन को गुड्स मिले हैं, क्या वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए लाइबल है या नहीं है? तो यहाँ पे गुड्स का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। अगर इट इज़ डिफरेंट, ही विल नॉट बी लाइबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अगर उसने ओनर को ढूंढा है और ओनर नहीं मिला और उसने अपने गुड्स अपने पास ही रख लिए, यूज़ कर लिए, देन ही इज़ नॉट लाइबल। बट अगर उसने ढूंढा ही नहीं है, अभी ओनर को ही नहीं ट्रेस किया है, तो इन दैट केस ही विल बी लाइबल। इज इट क्लियर? जो मिसअप्रोप्रिएशन एज सच इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो मिसअप्रोप्रिएशन है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ मिस एंड अप्रोप्रिएशन। सो इसका मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल, अनलॉफुल, अनअप्रोचिंग। सो यू कैन से मिसअप्रोप्रिएशन मीन्स सेटिंग अ पार्ट और असाइनिंग द प्रॉपर्टी बाय द एक्यूज। सो दे दोनों किससे रिलेटेड है? मेंटल एटीट्यूड इन रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? सो now to find out whether accused has set apart or assigned the property to his own use or not, following factors हम consider करेंगे। कौन कौन से factors? accused और property में relation क्या है, property की situation क्या है, nature क्या है property का, और किस manner से accused ने property handle कर रहा था। तो ये सारे factors हम consider करेंगे। so यहाँ पे क्या है, जो मिसअप्रोप्रिएशन है वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्प्ररी भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअली मोड और मैनर ऑफ दैट मिसअप्रोप्रिएशन से किस तरह से वो मिसअप्रोप्रिएट की गई है। इज इट क्लियर? अब ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी रिटेन कर ली है तो उसको हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि इट इज़ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। समथिंग मोर देन मेयर रिटेंशन इज़ टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू मेक इट misappropriation. Is it clear? Now retaining a property for a long period without any justification, that will amount to misappropriation. So long period it किस पर डिपेंड करता है? upon the nature of property and other related factors. So giving false justification for retaining the property makes it misappropriation. Is it clear? तो ये आपका misappropriation था। Now principle देखो क्या है? Whoever dishonestly misappropriates or converts to his use any movable property shall be punishable for criminal misappropriation. Now what are the facts of the case? A and B, they are having legal partnership firm and car at their registered office at Teshazari. Is it clear? Without telling B, A also uses firm's car as a taxi after office hours. B being disgusted on the fact that A is using the car without his consent, blamed A of misappropriation and lodged an FIR in police station. Is it clear? देखो A और B दो लीगल पार्टनरशिप फर्म है और उनकी जो कार है वो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एट तेज़हज़ारी। अब B ने क्या किया? A ने क्या किया? B को बिना बताए फर्म की कार यूज़ कर ली एज अ टैक्सी आफ्टर ऑफिस आवर्स। B being disgusted on the fact that कि जो A है वो उसकी कंसेंट के बिना कार यूज़ कर रहा है, उन्होंने A पे ब्लेम लगा दिया कि उन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन कमिट किया है और उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी पुलिस स्टेशन में। नाउ डिसाइड करना है कि जो A ने ही इज़ लायबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और नॉट। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? फर्म की प्रॉपर्टी है, ही इज़ नॉट दी ओनर, फर्म की प्रॉपर्टी है, तो वो किसकी तरह से मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हैं? सो ही इज़ लायबल। सो ए ने जॉइंट प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर दी है विदाउट द कंसेंट ऑफ को ओनर, सो ही इज़ गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। See, he has committed the offence of misappropriation of property because he has not taken B's consent. Is it clear? Next क्या है? A is guilty of theft because he has used the car without B's consent. And the third is A is not guilty of theft because he is also the owner of the car. Is it clear? तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? मैंने आपको जो रीज़न बताया दैट इज़ A has committed the offence of misappropriation of property because he has not taken B's
consent. Is it clear? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग दी चीटिंग. नाउ व्हाट यू मीन बाय चीटिंग, ये 415 से 420 तक दिया गया आईपीसी में. अब ये जो आपका चीटिंग है यहाँ पे इसमें आपको क्या है कि अगर मैं जनरल सेंस में बात करूँ तो आप कहोगे कि धोखा देना एक तरह से. चीटिंग क्या है कि किसी को डिसीव करना है. सो चीटिंग में क्या है, सेक्शन 415 में डिफ़ाइन है. पर्सन को हम कब कहते हैं कि उसने चीटिंग की है. सो देयर मस्ट बी डिसेप्शन ऑफ सम पर्सन बाय द एक्यूज्ड. एक्यूज ने डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली इंड्यूस किया पर्सन सो डिसीव. इज इट क्लियर? There must be deception of some person by the accused. Accused dishonestly or fraudulently induces the person so deceived to deliver any property to any person, to consent that any person shall retain any property. Is it clear? So सबसे पहले deception होना चाहिए. सेकेंड पे क्या है, dishonestly or fraudulently induce किया है person को to कि वो property deliver करे और to consent that any person shall retain any property. Is it clear? So accused की यहाँ पे इंटेंशन भी है कि वो पर्सन को इंड्यूस कर रहा है, डिसीव कर रहा है टू डू और कमिट टू डू समथिंग. इज इट क्लियर? तो डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट्स को भी आप छुपा रहे हो वो भी डिसेप्शन है. इज इट क्लियर? लेट अस सी द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है अब यहाँ पे, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ चीटिंग व्हेन ही फ्रॉडेंटली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू डिलीवर द लेटर्स प्रॉपर्टी टू हिम. फैक्ट्स क्या है, ए फॉल्सली रिप्रेजेंटेड टू बी अ शॉप ओनर, ठीक है, दैट ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट. जब वो अकाउंट्स एग्जामिन कर रहे थे शॉप के ऑफ दी शॉप, ए ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो माइक्रोवेव इंस्टॉलमेंट्स पे बाई करना चाहते हैं. सो बी ने वो रेडी हो गया इस होप से कि ही वुड गेट अ फेवरेबल असेसमेंट फ्रॉम ए विद रिगार्ड हिज टैक्स लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या बताया था, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट बताया था. इसीलिए ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टुक द माइक्रोवेव ओवन एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन. नाउ पुलिस हाउएवर मैनेज टू कैच होल्ड द ए एंड प्रोसिक्यूट हिम फॉर चीटिंग. वेदर ए इज़ लाइबल फॉर चीटिंग. अब यहाँ पे देखो कि ए ने फ्रॉडेंटली शॉप ओनर को इंड्यूस किया है कि अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर करे ए को, तो ये ऑब्वियसली चीटिंग है. सो यहाँ पे अब देखो आप, व्हाट आर दी options. A committed cheating because he induced B to be a part with the microwave oven, posing as though he was from the commercial tax department. Second, A committed cheating because he did not pay the subsequent installment. Third, A did not commit cheating because B handed over the article in order to get a favorable assessment from A. So option यहाँ पे आपका A आएगा, that is A committed cheating, क्योंकि उन्होंने induce किया B को to part with the microwave oven, posing as though he was from the commercial tax department. Is it clear? आगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 21. प्रिंसिपल इसका सेम है कि पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ चीटिंग व्हेन ही फ्रॉडेंटली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू डिलीवर द लेटर्स प्रॉपर्टी टू हिम. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स. ए बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज़ अ गोल्ड स्मिथ. ठीक है, फॉल्सली ए ने क्या रिप्रेजेंट किया, वो गोल्ड स्मिथ है, तो इसीलिए उन्होंने बी को इंड्यूस किया कि गोल्ड क्रेडिट पे दे दें. और इस केस में वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ चीटिंग और नॉट, फॉल्स रिप्रेजेंट किया है. इज इट क्लियर? तो वो उसने चीटिंग तो की है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस. सेकेंड ऑप्शन, ए इज़ लाइबल फॉर चीटिंग. थर्ड ऑप्शन क्या है, ए इज़ गिल्टी ऑफ चीटिंग बिकॉज ही फॉल्सली रिप्रेजेंटेड दैट ही इज़ अ गोल्ड स्मिथ फॉर ऑब्टेनिंग द गोल्ड ऑन क्रेडिट. नाउ सी फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए लाइबल नहीं है ऑफेंस के लिए. इट इज़ नॉट, ये क्लियर है कि ही इज़ लाइबल. ए इज़ लाइबल फॉर चीटिंग. थर्ड, ए इज़ गिल्टी ऑफ चीटिंग. अब यहाँ पे देखो बी और सी में से बेस्ट ऑप्शन क्या है. बी में उन्होंने सिंपली लिख दिया है कि ही इज़ लाइबल फॉर चीटिंग, लेकिन सी ऑप्शन में उन्होंने रीज़न दिया है कि वो चीटिंग के लिए क्यों गिल्टी है, क्योंकि उन्होंने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया ही इज़ अ गोल्ड स्मिथ फॉर ऑब्टेनिंग द गोल्ड ऑन क्रेडिट. सो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द आंसर. इज इट क्लियर गाइज? सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद this law of crimes and the topic will be mischief. Thank you.